गिल्टी पर्सन उनने उस रिव्यू आदेश के खिलाफ अपील पेश की कमिश्नर जयपुर के अंदर। उस अपील को कमिश्नर ने जो भी उन्होंने बिंदु बनाए थे उनको सबको खारिज कर दिया और ये बोला 29 से 98 आदेश राज्य का हलफनामा और जांच रिपोर्ट और ये जो 20/10/2001 का जो आदेश है वो सही है और ये निर्विवाद तथ्य है कि ओंकारमल जागीरदार एकमात्र अपने वारिस के जागीर थे, उसमें किसी का शेयर नहीं था, इसलिए उसके मुआवजे में भी किसी का शेयर नहीं हो सकता। उसकी कॉपी मुझे विनोद कुमार को 1 नंबर रेस्पोंडेंट बनाया गया और तहसीलदार खेतरी को जरिए राज संस्कार 2 नंबर रेस्पोंडेंट बनाया। देश में क्या हालात हैं, आम आदमी के संघर्ष की अजब ही कहानी है। कैसे एक आम आदमी संघर्ष करता है और वो एक एक संघर्ष करते करते एक एक स्टेप्स को लड़ता है। वो सबसे निचली अदालत तक जाता है, वो अधिकारियों तक जाता है, वो हाई कोर्ट तक जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी करा लेता है इस देश के अंदर, फिर भी कहीं न्याय पता नहीं कहाँ अटक जाता है। ये जो कागजों का पेच है, ये जो आदेशों का पेच है, ये जो सरकारों की लेट लतीफ़ी है और ये जो लाल फीताशाही है, इससे कैसे अपने अधिकार की रक्षा होगी, आपके अधिकार की रक्षा होगी। एक आम नागरिक जब खड़ा होता है तो उसे लगता है अब मैंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा लिया है, अब मैंने अपनी बात पूरी कर ली है, तो अब तो मुझे मेरा न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये देश की विडंबना देखिए कि लगातार 30-40 सालों के संघर्ष के बाद भी आदमी अब भी वही न्याय की बाट जो रहा है। और लगातार हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कितना संघर्ष किया, उनके संघर्ष को आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा संघर्ष कि जितना कानून से संघर्ष हो सकता था, फिर न्याय व्यवस्था से भरोसा उठे या ना उठे, आप ही बताइए। अगर ये न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति को उसके अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसे न्याय नहीं दिला पा रहा है, तो इस न्याय व्यवस्था से तो भरोसा उठ ही जाएगा ना। अगर इस न्याय व्यवस्था में भरोसा कायम करना है तो व्यक्ति को उसका अधिकार सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो फिर क्यों ना मिले उसे न्याय। कहानी बड़ी आपको दिलचस्प लगेगी, कहानी बड़ी आपको रोचक लग सकती है, कहानी बड़ी मार्मिक लग सकती है, लेकिन जो बात है वो बड़ी गहरी है कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और कहाँ खत्म होगी, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शर्मा जी हैं। एक संघर्ष की कहानी है, एक बड़ी कहानी है। मैं तो चाहूँगा तफसील से शुरू करें, आप आज़ादी से पहले से ही शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप धीरे धीरे बताएं जिससे हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आखिर क्या कहानी थी, क्या हुआ, क्या कारण रहे कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, वहां से जीते और जीतने के बाद भी आज आप जंतर मंतर पर खड़े हैं और गुहार लगा रहे हैं कि भैया मुझे मेरा हक और सम्मान दे दो। सबसे पहले आपका परिचय और फिर आपका जहां से आए हैं वो जगह, और फिर आपकी बात करेंगे। हम आज़ादी से शुरू करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। मेरे पिताजी पूर्व रियासत खेतरी के जागीरदार थे। देश आज़ाद होने के बाद में, राजस्थान बनने के बाद में मैं आपको रोकूंगा। आपके पिताजी जागीरदार थे जी, तो जागीरदार से पहले तो राजा होते थे। राजा होते थे। तो राजा और जागीरदार में थोड़ा सा फर्क बताइए, क्या होता है। राजा पूरी रियासत का मालिक होता था। हाँ। और राजा जिसको चाहता था अपने कर्मचारी को या अपने चहेतों को वो जागीर दे देता था, लंबी लंबी। अच्छा। 1000 बीघा 500 बीघा जमीन। अच्छा। लेकिन राजस्थान बनने के बाद में 55 में, हाँ। जून 55 में, राजस्थान ने पहले राजाओं को सिलेंडर किया, प्रीवियस पेंशन दी, और फिर राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिज्यूम्शन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के तहत मेरे पिताजी की जागीर को 1/3/1960 को रिज्यूम कर लिया। और जागीर एक्ट के सेक्शन 14 और 16 के मुताबिक जागीर कर लिया, मतलब खालसा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। हाँ। मतलब आप खुद ले ली? नहीं, सरकार ने ले ली। हाँ, सरकार ने और वो जमीनें फिर जो कास्ट करते थे उनको सरकार ने आवंटित कर दी। अच्छा। और जागीर एक्ट के मुताबिक सेक्शन 14 और 16 के अनुसार जागीरदार को उसके बदले में मुआवजा दिया गया है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि राजा थे वो जमीन जागीरदार को देते थे, लेकिन क्योंकि देश आजाद हो गया तो एक कानून आया, उस कानून के अंदर के भैया आप जागीरदार नहीं रहेंगे। हाँ। वो सारी संपत्ति हो गई सरकार की। हाँ। या वो जमीन सारी हो गई सरकार की। हाँ। और सरकार ने जो उस पर काम कर रहे थे उन लोगों में वो बांट दी, और जो जिसकी जमीन ली भाई उसको कंपनसेट करने के लिए मुआवजा दिया। हाँ। यही बात कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मुआवजे में क्या मिला आपके पिताजी को? मुआवजे में मेरे पिताजी 24/12/1960 के कलकत्ता में निधन हो गया। सारा मुआवजा मेरे पिताजी के नाम पे चला, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी का निधन हो चुका था और मैं 2 साल का था, कलकत्ता रहते थे 1970 तक, हमें पता नहीं चला। गांव में बिरादरी के लोगों ने, जो तहसील में गिरदावर थे, राजस्व लिपिक थे, उन्होंने पिताजी के नाम पे जारी की गई
खसरा नंबर की जमीनों पर गलत अलाटमेंट बना लिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो मुआवजे में सरकार से जो जमीन आपके पिताजी को मिली थी उसके साथ चीटिंग करके कुछ लोगों ने, क्योंकि आप वहाँ 2 साल के थे आप और आप कलकत्ता रहते थे, तो उस पे कुछ और लोगों ने उसको हड़प लिया। ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, फिर क्या हुआ? मेरी माँ ने 1992 में मुझे वो 1931 के आदेश दिए जो काली शाही थे, मुंडिया लेक में थे। मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद में उस आदेश में लिखा था नाबालिग जागीरदार की नाबालिगी के दौरान जागीर इजलास के संरक्षण में रखी जाएगी। और वो 1/10/1931 के आदेश में मेरे पिता को अपने पिता दादा परदादा का एकमात्र वारिस मानते हुए जागीरदार माना गया। जागीर का ऑफिशियल कोई बंटवारा नहीं होता था, जैसे राजा एक ही होता था, दूसरे भाइयों में बंटवारे हैं, जबकि मेरे पिता दादा परदादा सब अकेले थे। अब उनकी डेथ के बाद में हमें उनको वारिस माना गया। अच्छा, तो हमें जमीन में से 45 बीघा में से 1/5 हिस्सा दिया गया और मुआवजे के जो जागीर बॉन्ड मिले थे उसका 1/3 शेयर दिया गया। तो टोटल कितना मिला आपको? मेरे को मिला ना, आपका उस समय है जागीर बॉन्ड तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त 2400 को मिली और 4800 रुपये खा गए। और जमीन 9 बीघा का अलाटमेंट हुआ, उसका भी गलत तरीके से पहचान करवा दिया। जबकि मेरे पिता की पत्रावली में जागीर अभिलागार में 2014 और 2048 में 30 + 15 बीघा 45 बीघा का उल्लेख है। तो मेरे पिता की पत्रावली में जो खसरा नंबर है उस पर दूसरे व्यक्तियों का अलाटमेंट कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने शिकायत की। तो ये मतलब आप 1992 से आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है? बिल्कुल। क्योंकि आपको पता लगता है ऐसे ऐसे कि मेरे पिता की मुआवजा मिला था, उसमें ये संपत्ति मिली थी या जमीन मिली थी, उसको अलग गलत तरीके से कागज वागज बना के या जैसे भी करके जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने गड़बड़ करा के लोगों को दे दिया, किसी और को दे दिया जो आपके मुआवजे थे। और वो कानून आप ठीक थे, इसलिए आपने फिर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। तो वो कानूनी लड़ाई की स्टेप बताइए, कैसे कैसे आपकी कानून? 1992 में मेरी शिकायत थी, उसको रफा दफा कर दिया गया झूठा बता के, SDM खेतरी ने। अच्छा, तो देखिए मैं यही कह रहा था, पहले आदमी जाता है किसके पास? DM, SDM, इन लोगों के पास जाता है। तो आप उनके पास गए तो वहाँ से रफा दफा कर दिया। ये शिकायत मैंने उस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी को दी थी। हाँ, उसको दी थी। शिकायत के साथ समस्त दस्तावेज दिए गए थे। उन्होंने माना कि मामला है, इसलिए उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भेज दी जांच के लिए, बाकी दस्तावेज अपने पास में रख लिए। 92 में SDM खेतरी ने उसको रफा दफा कर दिया। फिर अयोध्या वाले चक्कर में देश में राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा, राम मंदिर वाले मामले में राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में। उस समय मैंने जिला कलेक्टर को पुनः शिकायत की नए सिरे से। जिला कलेक्टर ने SDM खेतरी को जाँच करने के लिए भेजा एप्लीकेशन। SDM खेतरी ने मुझे भी तलब किया और आरोपियों को भी तलब किया। मैंने मेरे दस्तावेज पेश किए, आरोपियों ने भी दस्तावेज पेश किए। उन्होंने 3 आदमी आए थे, उनके खिलाफ एक पक्षी जांच कर दी। अश्विनी कुमार, इंद्र कुमार, प्रमोद कुमार खिलाफ। महेश कुमार, सुरेश कुमार, प्रमोद, ये सीताराम आए थे, उनको सुन के दोषी मान लिया। उस जांच रिपोर्ट को कलेक्टर ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तब मैं राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब आपके फेवर में आ गया था, आप कह रहे हो, या आपके अगेंस्ट आया था? मेरे फेवर में आया था। उस जांच का रिजल्ट आपके फेवर में आया था? हाँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो किसने? कलेक्टर ने नहीं किया। न तो DM, जैसे DM कह लो या कलेक्टर कह लो, उसने उसको मतलब लागू नहीं किया। तो फिर आप कहाँ चले गए? फिर और न ही जमीन का स्टेटस बदला उन्होंने। अब बाद में क्या, मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में मैंने 92 और 93 दोनों जांचों को पेश किया। उसमें अधिकारी फंस रहे थे इन्होंने, इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करने के बाद में भी है ना, स्टेट गवर्नमेंट और वो उनके अधिकारी है ना, स्टेट हाई कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। वन साइड स्टेट के खिलाफ मेरे पक्ष में आदेश आ गया। अच्छा, आप नीचे के स्तर पे भी जीते, फिर हाई कोर्ट में भी जीत गए, क्योंकि स्टेट की तरफ से कोई आ नहीं रहा था, सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा था, इसलिए आप जीत गए। तो फिर क्या हुआ? फिर उस आदेश की पुष्टि के लिए और इम्प्लीमेंट के लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट की इतनी क्षमता नहीं थी कि उसे पूरा कराए, ये कह रहे हो आप? नहीं, मैं उस आदेश की पुष्टि, क्योंकि स्टेट अपीयर नहीं हुआ ना, इसलिए मैं उस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। अच्छा, स्टेट अपीयर तो हो, अपनी बात तो रखे। तो एक्सपार्टी हो गया वो, तो नीचे तो एक्सपार्टी हो गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जब SLP में गया था, हाईकोर्ट की कॉपी भी ली थी सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू सेक्रेटरी कलेक्टर झुंझुनू को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद में स्टेट ने अपीयर होके बोला 93 की जो जांच है 29/3/93 की, उसको स्वीकार करते हैं और फोर्जरी हुई है। मतलब स्टेट ने या राज्य सरकार ने ये विधिवत मान लिया, लिखित रूप में मान लिया कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और आपकी
जमीन मुआवजे की जो आपके पिता को मिली थी, आपको आपका जिस पे हक था, वो कुछ अधिकारियों ने या कुछ जो भी उस भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने दस्तावेज में हेर फेर करके वो किसी और को दे दी। तो मतलब आप तो एक तरह से फिर जीत ही गए। राज्य सरकार ने मान लिया। तो राज्य सरकार के हलफनामे के बाद में गिल्टी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बने। उन्होंने बोला हमें सुना जाए, माननीय कोर्ट ने उनको सुना गया, उनके जवाब का जवाब देने के लिए मुझे मौका दिया गया। अच्छा, रिप्लाई करने के लिए। हाँ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गिल्टी पर्सनों ने ये नहीं बोला हमें 56 में अलॉटमेंट हुआ है। हाँ। जबकि नीचे जांच में उन्होंने अलॉटमेंट पेश किया है 56 का, छुपा लिया, वो छिपा लिया। इसका मतलब उनको तो अलॉटमेंट था ही नहीं। हाँ। अब सवाल ये है कि माइनर के नाम से उन्होंने 56 में अलॉटमेंट बनाया, जबकि उनका जन्म 6/8/48 का है। हाँ। नंबर 2, एक व्यक्ति उस समय मृत था, उसके नाम पे 6/8/63 को राजस्व रिकॉर्ड है, और अब इन्होंने उसको है ना लड़के के नाम से अलॉटमेंट बताया है। टोटली रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में 29/98 के बाद में किसी भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या रिव्यू आदेश ने या कमिश्नर ने शॉर्ट टाइम नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को 29/98 की पालना एडीएम ने 20/10/2001 को की। उसने रिव्यू आदेश जारी किया कि ओंकार मल को 9 बीघा की जगह 45 बीघा अलॉट हुई है, उसको अधिकार है, लिहाजा राजस्व रिकॉर्ड में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। लेकिन रिव्यू आदेश की कॉपी तहसीलदार को देने पे कमिश्नर और रेवेन्यू सेक्रेटरी को जारी करने के बाद भी उस आदेश की पालना नहीं हुई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आप कह रहे हो जो आदेश है उसको 3 साल बाद में माना गया। 3 साल में मान लिया। हाँ। लेकिन अब उसकी पालना नहीं हो रही, आप ये कह रहे हो। 2001 को प्रशासनिक रिव्यू आदेश जारी किया, उसकी तहसीलदार ने पालना नहीं की। गिल्टी पर्सन उन्हें उस रिव्यू आदेश के खिलाफ अपील पेश की कमिश्नर जयपुर के अंदर। उस अपील को कमिश्नर ने जो भी उन्होंने बिंदु बनाए थे उनको सबको खारिज कर दिया और ये बोला 29/98 आदेश राज्य का हलफनामा और जांच रिपोर्ट और ये जो 20/10/2001 का जो आदेश है वो सही है, और ये निर्विवाद तथ्य है कि ओंकार मल जागीरदार एकमात्र अपने वारिस के जागीर थे, उसमें किसी का शेयर नहीं था, इसलिए उसके मुआवजे में भी किसी का शेयर नहीं हो सकता। उसकी कॉपी मुझे विनोद कुमार को 1 नंबर रेस्पोंडेंट बनाया गया और तहसीलदार खेतरी को जरिए राज संस्कार 2 नंबर रेस्पोंडेंट बनाया। कमिश्नर जागीर ने खुदकाश ने तहसीलदार को कॉपी जारी की, जिला कलेक्टर को कॉपी जारी की, लेकिन किसी ने उसकी आज तक पालना नहीं की। और मजे की बात है गिल्टी पर्सन हाई कोर्ट में गए, वहाँ वो फिर आदेश दिखा रहे हैं 12/7/56 का और उस पर स्टे ले रहे हैं, और हाई कोर्ट में 18 तक स्टे भी था, लेकिन अब वो स्टे खारिज हो गया, कोई स्टे नहीं है। गिल्टी पर्सन ने 2022 में और 25 में महेश कुमार ने, सुरेश कुमार ने, अश्विनी कुमार ने, महेश कुमार ने, अश्विनी कुमार ने, इंद्र कुमार ने 22 और 25 में उसका बेचान करवा दिया। मेरे पक्ष में जो आदेश हुआ उसको तहसीलदार पालना नहीं कर रहा है और तहसीलदार उस जमीन को बेचान करवा रहा है। तो आप तहसीलदार के खिलाफ हैं क्या? तहसीलदार के खिलाफ इसलिए हूँ कि मेरे को पूर्ण जानकारी मिली, 18 से मैं प्रयास कर रहा हूँ स्टे टूटने के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट से कि ये जमीन मेरे नाम रिकॉर्ड की जाए। अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार साहब बोलते हैं एमएलए का प्रेशर है, हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो अधिकारी है वो राज्य सरकार के सिस्टम को, अपने आप को नहीं मानते हैं, अच्छे आदेश को भी नहीं मानते हैं और वो लोकल एमएलए के ना प्रेशर में, दबाव में काम करते हैं, इसलिए मेरे आदेश की पालना नहीं हो रही है, इसलिए मजबूर हो गया। वो टाइम बाउंड भी था, आप बता रहे थे लगातार कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था क्या उसमें कोई समय सीमा थी? सुप्रीम कोर्ट के 29/98 के आदेश में समय सीमा नहीं थी, 20/10/2001 के रिव्यू आदेश में समय सीमा नहीं थी, और अपील निरस्त आदेश 20/3/2002 में कोई समय सीमा नहीं थी, इसीलिए पालना नहीं हो रही है। मैंने वो आधार बना लिया उन्होंने। हाँ। कि मतलब जब जितनी समय तक चाहे लटका के रख सकते हैं। फिर आपने कोशिश की कुछ? फिर मैंने 2 बार प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय में भेजा। एक बार भेजा तो उन्होंने लिखा कि आप अप्रोप्रिएट कार्रवाई करो। दोबारा शिकायत की तो तहसीलदार खेतरी ने जनवरी 26 में मेरे को व्हाट्सएप पर सूचना भेजी कि मामला पुराना है, इस पे दूसरे आदमी काबिज हैं, काश्तकार है, इसलिए आपके आदेश पुराने हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप सक्षम न्यायालय में जाओ। तो मैं पूर्व में जब गया था, क्या वो न्यायालय नहीं थे? वो भी न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए आप? हाँ, मैं हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, एडीएम न्यायालय है। वो न्यायालय की बात नहीं सुन रहे? हाँ, वो एडीएम न्यायालय को जहाँ से रिव्यू आदेश हुआ, कमिश्नर ने अपील में रिव्यू आदेश को बहाल किया, उनको वो न्यायालय नहीं मानते हैं। अब मेरे को बोलते हैं आप सक्षम न्यायालय में जाए। मुझे बताए धरती के किस कोने में है वो सक्षम न्यायालय?
साफ साफ ये कह रहे हैं कि तहसीलदार अगर सुप्रीम कोर्ट की ना सुने तो तहसीलदार बड़ा के सुप्रीम कोर्ट बड़ा, तहसीलदार अगर बड़े बड़े अधिकारियों की ना सुने तो तहसीलदार बड़ा क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ा। यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है कि तहसीलदार ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहा और आदेश के बाद भी वो कह रहा है कि जाइए सक्षम न्यायालय में जाइए। तो भैया आप क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे? क्या ये कौन सा न्यायालय होता है जो इंटरनेशनल न्यायालय होता है, वहां तो जाएंगे नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर एक तहसीलदार नहीं मांग रहा है तो उसकी हठधर्मिता है या फिर उसको कानून का पता नहीं है। कितनी बात जबरदस्त बात है, कुछ और कहना चाहेंगे? जिन व्यक्तियों का अतिक्रमण है गलत बेचान के द्वारा, वो बोलते हैं उनको काश्तकारी अधिकार मिल गए। तो मैंने अधिकारियों से बोला अनलीगल बेचान के द्वारा काश्तकारी अधिकार को आप लीगल कैसे मान रहे हो? वो ही नहीं सकता। मेरे पक्ष में इतने अधिकारियों ने आदेश जारी किया, तब तो आपने उसकी पालना नहीं की और उल्टे उस जमीन को आप बेचान करवाते जा रहे हो। तो वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इस देश के अंदर कोई भी कानूनी रूप से वो कोई भी हो, चाहे वो काश्तकार हो, चाहे जिसको भी अधिकार मिला हो, अगर वो सही तरीके से मिला है तो वो सही तरीके से, अगर उसने चीटिंग करके लिया है और किसी और चीज़ से लिया है तो फिर वो गलत हो सकता है। कुछ और भी बात हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिए? इसमें पूर्व सरकार के एमएलए और वर्तमान सरकार के एमएलए सब मिले हुए हैं, जो एक ही जाति से हैं, अतिक्रमण भी उसी जाति के हैं, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो जातिवाद देश में इस कदर घुल गया है कि न्याय की व्यवस्था को धत्ता बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता दिया गया और फिर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश को भी धत्ता बता दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या तहसीलदार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? जरूर कमेंट में बताना, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। आपको क्या लगता है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यदि मानी नहीं जाती है तो फिर बड़ा कहाँ से हुआ? फिर तो तहसीलदार बड़ा हो गया। सिस्टम पर, सुप्रीम कोर्ट पर, संविधान पे सबसे बड़ा तहसीलदार है, वो 2 एमएलए हैं। दो एमएलए और एक तहसीलदार। संविधान को साइड रख दिया, सुप्रीम कोर्ट को साइड रख दिया और अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये भाई साहब, ये देश में संविधान का राज नहीं है, इस देश में तहसीलदार का राज है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देश में संविधान नहीं है, तहसीलदार व्यक्ति और एमएलए ये सबसे बड़े हैं। ये संविधान से ऊपर है। ना खाता ना भाई, ये जो बोले वही सही। वही सही। देखिए, ये शर्मा जी थे हमारे, विनोद जी, और लगातार ये अपनी बात रख रहे थे। बड़ी गहराई से इन्होंने बात रखी, मामला सारा रखा, कैसे कैसे इन्होंने संघर्ष किया। और इतना संघर्ष था कोई बिरला गरीब या कमजोर आदमी नहीं कर सकता। पढ़े लिखे थे, होशियार थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और जीतते हुए चले आए। लेकिन जीतने के बाद भी इनको जो विजय का तोहफा मिलना चाहिए था, जो इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो कहीं भी अभी भी उसकी राह देख रहे हैं। अगर कानून इतना पंगु है, इतना लाचार है कि किसी को उसका हक और अधिकार नहीं दिला सकता, तो ऐसे कानून से फिर देश में कोई कानून मानेगा नहीं। फिर तो जिसकी लाठी उसकी बहस होगी। मैं नेशनल चैनल पर मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरा मैटर यदि आ जाए तो सोल्व हो जाए, लेकिन नेशनल चैनल वालों ने, अखबार वालों ने, किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि नेशनल चैनल पर या अखबार में मेरी सारी घटना आती न तो प्रशासन की, शासन की बदनामी होती और वो इसको तुरंत फॉलो करते। ये मेरी कमी रही, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। नेशनल चैनल पे आए ना आए, लेकिन मिनी संसद पूरे पुरजोर से आपकी मांग को उठाता है। हम पुरजोर से ये दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये कह देता है कि आदेश की पालना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी मैं कहना चाहूँगा, जरा देख लें कि आपके आदेश की धज्जियाँ कैसे एमएलए और तहसीलदार उड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।